students, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter second, Kings and Kingdoms. Okay, let us start now this chapter. Medieval Indian period may be divided into two periods. Medieval युग को निम्न दो युगों में डिवाइड किया गया है. The early medieval period and the late medieval period. Some historians treated the early medieval period as a dark phases because the whole country was divided into many regional states who were fighting with each other. यहाँ तक कुछ इतिहासकारों ने जब मेडिवल मध्यकालीन युग को दो भागों में बांटा, अर्ली मेडिवल और लेट मेडिवल, तो कुछ इतिहासकारों ने जो अर्ली मेडिवल पीरियड था उसको डार्क मतलब उसको एक अंधेरी चरण का नाम दिया, क्योंकि जो इसमें इतिहासकार थे उनका ऐसा मानना था कि इसमें जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा रूढ़िवादिता से भरे हुए हैं, धार्मिक संस्कृति को मानने वाले हैं, इसलिए इसको एक डार्क फेजेस का नाम दिया गया. ओके, द अर्ली मेडिवल पीरियड कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस टू बेटर अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड. जल्दी ही इस मध्यकालीन युग में, आदि मध्यकालीन युग में जल्दी ही एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिनमें लोग अधिक से अधिक जागरूक हो सके और अपने लिए कुछ ऐसे कार्य कर सके और वो डेवलपिंग के एरिया पर चढ़ सके. उसी को देखते हुए यहाँ पर दो स्टेप्स फॉलो किए गए. नंबर फर्स्ट है द फर्स्ट फेज एंड द सेकेंड फेज. फर्स्ट फेज को 750 AD टू 1000 AD के मध्य रखा गया एंड द सेकेंड फेज को 1000 AD से 1200 AD के मध्य रखा गया. ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट फेज. फर्स्ट फेज जो 750 AD से लेकर 1000 AD के मध्य पाया गया. The first phase witnessed the growth of the three important political powers in India. यहाँ तक कि पहले चरण में वृद्धि से संबंधित तीन मुख्य बातों को ध्यान में रखा गया जिससे राजनीतिक शक्ति भारत की डेवलप हो सके. पहला है पलास इन द ईस्टर्न इंडिया, दूसरा गुजराता पैठारा इन द नॉर्थर्न इंडिया एंड द थर्ड है राजसूत्रा इन द साउथर्न इंडिया. इन तीनों को पलास इन ईस्टर्न इंडिया में, गुजारा पठारा इन नॉर्दर्न इंडिया में और राजसूत्रा है साउथर्न इंडिया में जब इनको डेवलप किया गया तो हमारा जो फर्स्ट फेज का जो प्रथम चरण था वो धीरे धीरे डेवलप्ड होने लगा. These three powers were constantly fighting among themselves. और यहाँ तक कि उन लोगों में आपस में ये देखा गया कि वो लोग आपस में एक दूसरे के प्रति झगड़ा करते रहते थे. एंड टू सेट अप देयर कंट्रोल, और अपना आधिपत्य, अपना शासन कंट्रोल करने के लिए वो एक दूसरे से हमेशा ऑलवेज फाइटिंग में लगे रहते थे. एंड द गंगेटिक रीजन इन द नॉर्थर्न इंडिया, दिस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अमोंग दिस पावर इज नोन एज द ट्रिपेल्टा स्ट्रगल. यहाँ तक कि जो गंगा यमुना का जो गंगेटिक प्लेन है उस पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए जब वो लोग अक्सर लड़ा करते थे और एक दूसरे के प्रति जीवन में संघर्ष किया करते थे, उसी को उन्होंने नाम दिया त्रिपेटिका संघर्ष. ठीक है, आगे है द सेकेंड फेज. सेकेंड फेज लगभग 1000 AD से 1200 AD के मध्य चला. द थ्री पावर्स दैट वर द एग्जिटिंग इन द फर्स्ट फेज डिक्लाइंड इन द सेकेंड फेज एंड द मेनी सिमिलर smaller kingdoms came into the existence all over the country. उसी तरह जैसे जैसे जब ये तीनों शक्तियां पावर में आनी शुरू हुई, अर्थात ये डेवलप होनी शुरू हुई, तो धीरे धीरे सेकंड चरण जैसे ही शुरू होता है तो उसमें कुछ ऐसे नियम बनाए गए जिससे वो भी अधिक से अधिक तरीके से डेवलप हो सके. फॉर एग्जाम्पल इन द नॉर्थर्न इंडिया, पश्चिमी भारत में the disintegrations of the Pathara brought to the forefront various Rajput state under the control of the different Rajput dynasty. धीरे धीरे जब सेकेंड फेजेस शुरू हुआ तो जो हमारे भारत में, पश्चिमी भारत में जो राजपूत थे उन्होंने उस पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया और राजपूताई शासन जैसे हमारे भारत में आया तो भारत हमारा बहुत तीव्र गति से विकास की तरफ बढ़ने लगा.
सच एज द, उसके बाद चौहान, चंडेलास, पारामार्स आदि एक के बाद एक वंश आते चले गए। These are were the spread the fought and the resist the Turkish attack from the northwest India। और उसके बाद उन्होंने जब अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था तो वो लोग तुर्की और मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी से लगातार आक्रमण करते रहे और अपने भारत को बचाते रहे। ठीक है, नेक्स्ट है द गुजारा पैथरास। The Gujara Pathras ruled over the area of the Rajasthan and the Gujarat। जो गुजारा पैथरास जो वंश था वो सबसे ज्यादा किसका शासन था? राजस्थान और गुजरात में इन लोगों का ही शासन था। The most powerful rulers was भोज। यहाँ तक कि वो भुज के सबसे ज्यादा कैसे थे? सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य में से एक था जो लगभग 836 to 882 तक उसने वहां पर शासन किया। He conquered कन्नौज and made its capital। उसने कन्नौज को जल्दी ही अपनी राजधानी बनाया। He as succeeded by his son महेंद्रपाल। यहाँ तक कि उसके बाद उन्होंने महेंद्रपाल को अपना पुत्र महेंद्रपाल को वहां का शासक नियुक्त किया। He expanded द एम्पायर फर्दर। वहां तक का जो साम्राज्य था वो बहुत ज्यादा बड़ा, विशाल और सब सुविधाओं से संपन्न था। His soldiers, however, were weak and could not defend the kingdoms from the invasions। यहाँ तक कि धीरे धीरे जो भी उनमें कमियां थी उन्होंने अपने साम्राज्य से उन कमियों को ढूंढा और धीरे धीरे उसे कम करने की कोशिश करने लगे। इन 1018 महमूद ऑफ द गजनी डिफीटेड द पथारा रूल्स। जल्दी ही पथारा रूल से महमूद गजनीवी को हरा दिया गया। सून द डायनेस्टी केम टू द एंड। और जल्दी ही उस वंश का अंत हो गया। नेक्स्ट है द पालास। द पालास रूल द रीजन विच कवर्ड द प्रेजेंट डे एरिया ऑफ द बिहार। जैसे कि वर्तमान में आज भी बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में आज भी पलाजों का साम्राज्य माना जाता है। उसी तरह गोपाला वॉज द फर्स्ट रूलर। गोपाला वहां का पहला शासक था। ही एंड हिज सन धर्मपाला एक्सपेंडेड इन द स्ट्रेंथ द किंगडम। जल्दी ही उसने और उसके बेटे धर्मपाला ने वहां पर उस साम्राज्य को बढ़ाया और सर्वशक्ति से संपन्न उस पर अपना शासन जमा लिया। धर्मपाला ऑल्सो एनकरेज ट्रेड एंड द साउथ ईस्ट एशिया। जल्दी ही धर्मपाला ने जब वहां का शासक बना तो उसने व्यापार को एक विकास की ओर खींचा, अर्थात ट्रेड पर सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जो साउथ ईस्ट एशिया से होकर गुजरता था। देवपाला वॉज द अनदर पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी। और उसके बाद देवपाल उस वंश के सबसे मुख्य शासकों में से एक रहे जिन्होंने धर्मपाल के बाद दूसरे नंबर पर शासन जमाया। आगे है देयर वाज द ग्रेट प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द पाला किंग। जल्दी ही वहां पर पूरे क्षेत्र में पालों का शासन छा गया। दे वर फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिज्म, बिल्ट स्तूप्स एंड गिव मनी टू द मोनास्ट्रीज। और जल्दी ही उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, उनसे मंदिरें और स्तूपों का निर्माण करवाया। इन द 12th century the Palas were the succeeded by the rulers of the Sena dynasty। और जो पाला थे सबसे ज्यादा एक शक्तिशाली वंश था जिसमें उन्होंने जो साम्राज्य किया वो सैन वंश ने किया था। Who ruled united the Muslim defeated them। उन्होंने भी मुस्लिम साम्राज्य को हराकर अपना वहां पर साम्राज्य स्थापित किया। ओके, उसके बाद है द राष्ट्रकूट। दांती दुर्गा वॉज द स्ट्रॉन्ग किंग ऑफ द राष्ट्रकूटास। जो दांती दुर्गा है सबसे ज्यादा मजबूत राजा है राष्ट्रकूटों में। He and his successors Krishna I consolidated the Rashtrakuta rule in the region of the present day Maharashtra। राष्ट्रकूटों का जब शासन आया तो सबसे ज्यादा वर्तमान में जैसे आज भी महाराष्ट्र में राष्ट्रकूटों का शासन किया हुआ है उसी तरह
जब पहली बार राष्ट्रकूटों का शासन आया तो यह शासन बहुत ज्यादा समृद्धिशाली, शक्तिशाली और अपने साम्राज्य को बढ़ावा देने वाला था। Melkin near the modern Solarpur in the Maharashtra was the capital city। जल्दी ही उन्होंने मॉडर्न सोलारपुर को महाराष्ट्र की कैपिटल नियुक्त की। ओके, नेक्स्ट है द राष्ट्रकूट fought against the Pala and the Gujara Paritharas in the north। जल्दी ही उत्तर में गुजारा और पैथारा जो राष्ट्रकूट थे, है ना, वो उनके विरुद्ध लड़ना शुरू हो गए थे। टुवर्ड्स द साउथ, कुछ तो दक्षिण की तरफ से लड़ते थे, एंड दे क्लश विद द पल्लव, और उसके विपक्ष में कुछ पल्लव, पांड्यास और द चोला भी एक दूसरे से विपक्ष दल में लड़ने शुरू हो गए थे। कंटिन्यूज वॉज वीकेंड द राष्ट्रकूटा कंसिडरेबल। जल्दी ही राष्ट्रकूट जो शासक थे वो लड़ते लड़ते थक गए थे, क्योंकि उनकी जो सैन्य शक्ति थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। They were finally overthrown in the 10th century, और फाइनली वो 12th सेंचुरी में अपना साम्राज्य हार गए थे। The Rajput kings were the patrons art, architecture and the literature। यहाँ तक कि जो राजपूत थे वो कला, साहित्य और साहित्य कला में सबसे ज्यादा निपुण शासकों में से एक थे। द फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा, जो कैलाश मंदिर है एलोरा में, एंड द रॉक कट केव्स ऑफ द एलिफेंट केव्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द राष्ट्रकूट्स। द रूलर्स आल्सो इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द रीजनल लैंग्वेज, स्पेशली कन्नड़। वहां पे मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर कन्नौज। कन्नौज के लिए संघर्ष। चलिए पढ़ते हैं कन्नौज का संघर्ष कैसा है। लोकेटेड इन द सेंट्रल गंगेटिक वैली, जैसे कि मध्य गंगा यमुना मैदानों में के बीच में, कन्नौज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सिटी एंड द सेंटर फॉर ट्रेड एंड द कॉमर्स इन नॉर्थ इंडिया। की कन्नौज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि यह व्यापारिक दृष्टि से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। Hence, obviously, all the dominant dynasties, Gujara, Pathiaras, Palas, and the Rajput of that time fought for powers and the control over this area। यहाँ तक कि पलास और राजपूत एक ऐसे समय के सैनिक थे जिन्होंने समय को ध्यान में रखते हुए अपना नियंत्रण बहुत अच्छे से स्थापित कर लिया था। Historians often describe the fight between the three dominant dynasties of the 8th century as the त्रिपेटी स्ट्रगल। लगभग 8वीं शताब्दी में जब उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो उन्हें त्रिपेटी स्ट्रगल का नाम दिया गया। The struggle for Kannauj became more severe after the Nagabhata द्वितीय exercised control over it। यहाँ तक कि जैसे जैसे कन्नौज के प्रति संघर्ष जारी था, उन्होंने जल्द ही नागाभट्टा द्वितीय पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द राजपूत रूलर कृष्णा थर्ड, और उसके बाद राजपूतों ने कृष्णा थर्ड पर जब अपना साम्राज्य जमाया, देयर वाज अ सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द चोलास। तो वो सबसे ज्यादा जो चोलों की सहयोग होने के कारण सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। द Rajput also formed a matrimonial relationship with other federal kings। यहाँ तक कि राजपूत ने कुछ अन्य राजाओं से कुछ मैट्रिमोनियल संबंध भी बनाए थे, अर्थात उनकी पुत्रियों से शादी करके उनसे एक रिश्ता भी बांध लिया था। However, by the end of the 19th century, the power of the Rajput started to declining along with the Palas। यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी से शुरू होकर जो राजपूत थे उन्होंने जल्दी ही ऐसे कार्यों को निर्णय लिया था जो पलासों से संबंधित थे। एंड बाय द एंड ऑफ द त्रिपेटी स्ट्रगल, और जैसे जैसे त्रिपेटी स्ट्रगल का अंत होता गया उसी तरह द पैथास एम्ब्रेस्ड विक्ट्रियस एंड एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज द रूलर ऑफ द सेंट्रल इंडिया। और जल्दी ही उन्होंने अपना मध्य भारत में अपना साम्राज्य स्थापित
कर लिया था। नेक्स्ट है causes for Tripartite struggle. The following were the causes which provoked Tripartite struggle. जल्दी ही त्रिपाठी स्ट्रगल के अनुसार उन्होंने जब अपना साम्राज्य स्थापित किया उसके निम्नलिखित कारण है, जैसे कन्नौज was the symbol of the prestige and the power during the early medieval period. जल्दी ही मध्यकालीन युग में सबसे जो शक्तिशाली साम्राज्य है वो एक कन्नौज माना गया। सेकेंड है कंट्रोल ऑफ द कन्नौज आल्सो इम्प्लाइड कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गंगेटिक वैली। और जल्दी ही गंगा यमुना मैदानों में जब कन्नौज ने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो विच हैड प्लेंटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड thus it was both strategically and commercially important. तो वह व्यापारिक रूप से और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक माना गया। नेक्स्ट है दिस सेंटर वाज बेस्ट फॉर ट्रेड। यहाँ तक कि वह व्यापार के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त क्षेत्र में से एक था। एंड द कॉमर्स एज इट वाज द कनेक्टेड टू द सिल्क रोड। और यहाँ तक कि सिल्क रोड के रहते हुए वह सबसे ज्यादा मुख्य रास्तों में से रूट में से एक रूट माना जाता था। नेक्स्ट है डिजायर टू लूट थ्रो वॉर। यहाँ तक कि उनकी ऐसी इच्छा था कि लूट मार विधि अपनाना एंड द रूलर्स नीडेड हग अमाउंट ऑफ द वेल्थ। और ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करना एनहेंस देयर मिलिट्री पावर। और फिर उस धन को सैन्य शक्ति पर खर्च करना वहां का मुख्य उदाहरण है। ओके नेक्स्ट है हाउ डिड त्रिपाठी स्ट्रगल बिगिन। द पिथारा रूलर्स ने वत्सर राजा वॉज वेरी एम्बिशियस अबाउट कन्नौज। यहाँ तक कि जो पिथारा राजा है वत्सरिया पिथारा राजा है उन्होंने जल्दी ही जब कन्नौज की इच्छा जताई। सिमिलरली धर्मपाला द पाला रूलर्स आल्सो वांटेड टू रूल ओवर कन्नौज। तो धर्मपाल और जो भी पाल शासक थे वो कन्नौज पर अपना शासन जमाना चाहते थे। एंड thus these two rulers were into a conflict। लेकिन उन लोगों की ऐसी धारणा थी कि विस्तारा डिफीटेड द धर्मपाल इन द बैटल ऑफ द गंगेटिक दोआब। यहाँ तक कि जल्दी ही वत्सराजा ने जल्दी ही धर्मपाल को गंगेटिक दोआब में गंगा यमुना के क्षेत्र में हरा दिया था। एट द सेम टाइम वत्सराज वाज डिफीटेड बाय द राजपूत किंग ध्रुव। और जल्दी उन्होंने राजपूत राजा ध्रुव को वहां पर स्थान प्राप्त कराया। ध्रुव आल्सो डिफीटेड धर्मपाल। ध्रुव ने भी धर्मपाल को आसानी से हरा दिया था। फाइनली दिस प्रोनाउंस्ड एनमिटी लीड टू द त्रिपाठी स्ट्रगल बिटवीन पलास राजपूत और पथाराज। और जल्दी ही कन्नौज 3 वंश में बट गया, जैसे पाला में, राजपूतों में और पथाराज में। ठीक है नेक्स्ट है कंसिक्वेंस ऑफ द त्रिपाठी स्ट्रगल। आफ्टर द अटैक बाय द ध्रुव धर्मपाल कुड मैनेज टू गेट बैक कंट्रोल ओवर हिज टेरिटरी। जल्दी ही ध्रुव और धर्मपाला ने जैसे ही उसकी सैन्य आर्थिक और व्यवसायिक रूप से जब उस पर अपना पूरा कब्जा कर लिया था एंड द प्लेस चक्रयुद्ध ऑन द थ्रोन ऑफ कन्नौज। और तो जल्दी ही उन्होंने चक्र युद्ध किया और कन्नौज को जीत लिया। बट सून नागाभट्ट द्वितीय द शोल्डर ऑफ द पिथाराज रूलर वत्सराज कन्क्वीस्ट कन्नौज एंड द ड्रॉ अवे चक्रयुद्ध। और जल्दी ही जैसे ही चक्रयुद्ध का आगमन किया गया तो नागभट्ट द्वितीय ने जल्दी ही पथारों पर अपना शासन पथारों को हराकर उन पर अपनी सफलता प्राप्त की और जल्दी ही चक्र युद्ध से उनको बाहर भगा दिया। नागाभट्ट सेकंड आल्सो डिफीटेड द धर्मपाला। नागाभट्ट ने जल्दी ही धर्मपाल को इस चक्र युद्ध में हरा दिया था। ओके नेक्स्ट है द चामास और द चौहान्स फ्रॉम द 8th century to the end of the 10th century। यह शताब्दी लगभग 8 से 10 शताब्दियों की मध्य जो युगीन काल रहा, जो युग रहा वो चौहान्स का रहा। चौहान्स रूल्स फ्रॉम स्मॉल पार्टिसिपलिटीज
lying in the center parts of the राजस्थान around, लगभग ये छोटे छोटे शताब्दी साम्राज्यों में बढ़ गई, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर और मारवाड़ आदि। The king of the Chahamas extended up to the Khyber on the north। जल्दी ही चौहानों ने नॉर्थ में साइबर पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। एंड द टाउन ऑफ द जयपुर ऑन द ईस्ट, और पूर्व में जयपुर शहर पर, पाराबस्तर इन द जोधपुर, जोधपुर के पाराबस्तर में जो वेस्ट में है, एंड द पुष्कर नियर अजमेर, और अजमेर के पास पुष्कर में जो साउथ में है ना। चारों डायरेक्शंस में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। द मोस्ट पावरफुल रूलर वाज पृथ्वीराज चौहान, और सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली राजा था चौहान वंश का वो था पृथ्वीराज चौहान। हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी, जिसने मोहम्मद गोरी को 1191 सन में हराया था। हाउएवर गोरी डिफीटेड एंड द किल्ड पृथ्वीराज चौहान ए ईयर लेटर, लगभग गोरी को जैसे उन्होंने हराया तो वह एक साल बाद लगभग पृथ्वीराज चौहान द्वारा मार दिया गया। पृथ्वीराज चौहान लगभग एक साल लेटर, मतलब हराने के एक साल बाद पृथ्वीराज चौहान भी मर गए, ठीक है, या मार दिए गए। आगे है राजपूत। द वर्ड राजपूत कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपुत्रा। जो राजपूत शब्द है वो संस्कृत भाषा के राजपुत्रा शब्द से लिया गया है, विच मीन सन ऑफ ए किंग। इसका अर्थ होता है राजा का एक बेटा। हिस्ट्रियंस हैव डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डेड दिस ऑरिगन। यहाँ तक कि जो इतिहासकार हैं इस शब्द के नए नए अर्थ निकालते हैं। सम बिलीव दैट, कुछ उनका विश्वास है कि दे वर द डिसेंडेंट ऑफ द सेंट्रल एशिया ट्राइब सेटलर। कुछ का मानना है कि जो भी दक्षिण भारत में जो जनजाति रहती है, आदि जनजाति रहती है और वो भारत में भी निवास करती है, उसी से राजपुत्र शब्द लिया गया है। एंड आफ्टर द इनकैवेशंस द राजपूत हाउएवर क्लेम्ड टू बी द डिसेंडेंट ऑफ द क्षत्रिय और द वॉरियर क्लास ऑफ द वैदिक टाइम। यहाँ तक कि कुछ का मानना है कि वैदिक समय में जो क्षत्रिय लोग होते थे, जो वैदिक लोग होते थे, उनसे राजपुत्र नाम निकला है। They claimed that they were the सूर्यवंशी, बल्कि जो राजपूत शासक होते हैं उनको वास्तविक रूप से सूर्यवंशी का नाम दिया जाना चाहिए। That is belonging to the sun, क्योंकि वो सूर्य के परिवार से संबंधित होते हैं, और चंद्रवंशी, और या फिर उन्हें चंद्रवंशी भी कह सकते हैं। That is belonging to the moon family, क्योंकि वो चंद्रमा की फैमिली से भी संबंधित होते हैं। Some राजपूत क्लेम्स आल्सो कंसिडर्ड themselves to be part, यहाँ तक कि कुछ राजपूत शासक तो सन की फैमिली से और कुछ मून की फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। द पार्ट ऑफ द फायर फैमिली, और कुछ फायर फैमिली से जिसे हम अग्निकुला कहते हैं। दे बिलीव दैट, उनका ऐसा मानना है कि दे वर बोर्न आउट ऑफ ए सैक्रिफिकल फायर, यहाँ तक कि उनका जन्म आग में तपने के लिए भी हुआ है, इसलिए उन्हें अग्निकुला का नाम भी दिया जाना चाहिए। द तोमर्स, चौहान, सोलंकीज, पारामर्स, गहाडावल्स एंड द चंदेलास वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राजपूत क्लैन्स दैट रूल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, नेक्स्ट है चोलास ऑफ तंजावुर। विजयाला द फाउंडर ऑफ द चोला एम्पायर, विजयाला ने चोला साम्राज्य की स्थापना की, या फाउंडर है उसके। कैप्चर्ड तंजावुर इन 8th सेंचुरी, उन्होंने लगभग 8वीं शताब्दी में तंजावुर पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, जो लगभग 850 AD से। विजयाला वॉज द फर्स्ट फेडरेटरी ऑफ द पल्लव्स ऑफ कांची, जो विजयाला थे वो पल्लवों के कांची में जब उन्होंने पहली बार साम्राज्य किया, पहले ऐसे शासक थे। द चोला एम्पायर क्रॉस द 19th सेंचुरी बाय कैप्चरिंग द पल्लव सबऑर्डिनेट्स, जैसे जैसे 9वीं शताब्दी में जब चोल वंश का उदय हो रहा था, तो जो पल्लव शासक थे उन पर कब्जा करने के दौरान
मुतियार फैमिलीज रूलिंग द कावेरी डेल्टा। तो जल्दी ही मुतियार जो फैमिली थी उन्होंने जल्दी ही कावेरी डेल्टा पर अपना शासन कर लिया था। दे गॉट अंडर देयर कंट्रोल ए लार्ज पार्ट ऑफ द डेक्कन पेनिसुला। और जल्दी इन्होंने दक्षिण के पठार पर अपना साम्राज्य जमा लिया था। द चोलास आल्सो डेवलप्ड ए पावरफुल नेवी। जो चोलास थे सबसे ज्यादा शक्तिशाली सैनिकों में से एक थे, which enabled them to the develop India sea route in the Indian Ocean। और जल्दी ही वो भारतीय महासागर में समुद्री रास्ते से गुजरते थे और जल्दी समुद्री रास्ते से वहां पर भारत में घुसकर अटैक किया करते थे। एंड टू कंक्योर श्रीलंका एंड टू द मालवा द्वीप। यहाँ तक कि उन्होंने श्रीलंका और मालवा द्वीप को भी अपने शासनकाल में जमा लिया था, अर्थात उनके ऊपर भी कब्जा करना शुरू कर दिया था। ओके, नेक्स्ट है द तुर्कीज इन्वेशन इन इंडिया फ्रॉम 1080 ऑनवर्ड्स। यदि शब्दों की बात की जाए तो लगभग 1000 साल पहले मैनी इन्वेडर्स एंटर्ड इन इंडिया। जैसे भी जो भी हमारे भारत में यात्री थे, जैसे वो भारत में आए, क्रॉस द माउंटेन पासेज इन द नॉर्थ वेस्ट, और उन्होंने पश्चिमी उत्तरी से दर्रों को गुजरते हुए जब वो भारत में प्रवेश करते हैं, मोहम्मद द रूल ऑफ द गजनी। मोहम्मद जो गजनी का क्या थे, शासक थे, लीड द फर्स्ट सीरीज ऑफ द इन्वेशन। तो वो सबसे पहले भारत के ऐसे थे जो भारत से आकर हमारे देश पर उन्होंने कब्जा किया था। ठीक है, महमूद गजनी एक ऐसे थे जो बाहर से आकर हमारे भारत पर कब्जा किया था। आगे है महमूद गजनी। महमूद was the first independent ruler of the Ghazni in अफगानिस्तान। महमूद आजाद अफगानिस्तान के पहले शासक थे। He needed a large army to make Ghazni the most powerful kingdom। उन्हें सबसे ज्यादा उनके पास सैन्य शक्ति थी जो और किसी शासक के पास नहीं थी। He had heard about the wealth of the kingdom। जैसे ही उन्होंने सुना कि भारत का जो नॉर्थन एरिया है वो बहुत ज्यादा वेल्दी है, धनवान है और बहुत ज्यादा सेना निवास करती है, तो उसको देखने के लिए सो ही डिसाइडेड टू रेड इन इंडिया टू कलेक्ट मनी टू रेज ए लार्ज आर्मी। तो जल्दी ही महमूद गजनवी ने एक ऐसा प्लान तैयार किया और नॉर्थन इंडिया पर जाकर वॉर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, जिससे वे उनसे बहुत सारा धन और बहुत सारी लार्ज आर्मी को छीन सके। इन स्पेन of the 26 year Mahmud invaded India 17 times। लगभग 26 सालों में महमूद ने भारत पर कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया। His early raids were against the हिंदुस्तानी रूलर ऑफ पंजाब। सबसे पहले उन्होंने पंजाब से भारतीयों के प्रति लड़ाई आक्रमण करना शुरू किया। He defeated जयपाल and आनंदपाल and got a large tribute from them। लगभग वह उनसे हार गए, जयपाल और आनंदपाल हार गए क्योंकि उनके पास इतनी सैन्य शक्ति, इतनी पावर नहीं थी। He also attacked the rich temple towns of India। फिर उन्होंने भारत के सबसे अमीर मंदिरों पर कब्जा किया। He raided मथुरा and the कन्नौज in 1018 to सोमनाथ in the 1026। The Somnath temple in the Gujarat was stripped all over its wealth। यहाँ तक कि सोमनाथ गुजरात के मंदिर से, मथुरा के मंदिर से, कन्नौज के मंदिर से उन्होंने लगभग सभी धन को छीन लिया था। उन्होंने देखा भारत में जो धन है वो सबसे ज्यादा मंदिरों में पाया जाता है, इसलिए उन्होंने मंदिरों पर क्या कर लिया, लड़ाई की और उनका जितना भी धन था वो सब छीन लिया। Even the precious stone emblazoned in the temple walls। यहाँ तक कि मंदिरों की दीवारों पर जो बहुमूल्य कीमती पत्थर लगे थे वो सब निकाल लिए गए। एंड वॉल्स वर टेकन आउट। द महमूद कैरिड अवे द बोटी और द गजनी महमूद डाइड इन 1030। और जल्दी ही महमूद वहां से उन सबको लेकर, जितना भी बहुमूल्य सामान था उनको लेकर चला गया और अंत में 1030 में मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है महमूद गोरी। उसके बाद शासनकाल आता है महमूद गजनी के बाद महमूद गोरी का। Like Ghazni, Gaur was the small kingdom in the present day Afghanistan। अफगानिस्तान में सबसे छोटा जो साम्राज्य था वो महमूद गोरी का था। After the death of the मोहम्मद की मृत्यु के बाद द
गजनवी बिकेम्स वीक, जो गजनवी लोग थे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ दिस महमूद गोरी मेड गौर इंडिपेंडेंट, तो जल्दी ही महमूद गोरी को वह गजनवी के दुख से उभारने के लिए उन्होंने सेना बनाई और उसको इंडिपेंडेंट कर दिया, उस एरिया को क्या कर दिया, आजाद कर दिया, जिससे कि वो अपने अनुसार कायदे कानून बना सके और साम्राज्य की स्थापना में लग जाए। His elder brother Gridi Urd Deen handed responsibility to the Gori to all over the गजनी, यहाँ तक कि गजनी का जो भी साम्राज्य था वो गौरी ने उसके बड़े भाई को हैंड ओवर कर दिया। बट गौरी बीइंग ए वेरी एम्बिशियस रूलर, लेकिन जो गौरी थे वो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी कैसे थे, शासक थे। वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद ओनली गजनी, वे केवल गजनी के एक रूल से ही सहमत नहीं थे, बल्कि वांटेड टू एक्सपेंड हिज द एम्पायर टू गेट होल्ड ऑफ द मोर पावर एंड कंट्रोल, वह साम्राज्य को और अधिक बड़ा और साम्राज्य में अधिक से अधिक शक्तियों को प्राप्त करना चाहते थे। एंड वांटेड टू कंक्यूर इंडिया, यहाँ तक कि वह पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ही वॉज वेल अवेयर ऑफ द इंडियाज पॉलिटिकल, यहाँ तक कि वो बहुत ज्यादा जागरूक थे राजनीति दृष्टि से, रिलीजियस, धार्मिक, सोशल एंड मिलिट्री वीकनेस से, एंड ऑल्सो द एनॉर्मस वेल्थ, और जल्दी ही उन्होंने जो धन लूटना शुरू किया तो उससे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, सोना प्राप्त हुआ, लेकिन धीरे धीरे भारत को वो खोखला करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ही वॉन्टेड टू अटेन मोर पावर एंड द मोर वेल्थ, क्योंकि वो अधिक से अधिक धन और अधिक से अधिक सैन्य शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। The revenue was equal to the amount of the money an officer would normally receive as salary was in vogue, यहाँ तक कि जिस तरह मनुष्य जब कार्य करता है, कार्य करने के बदले जब उसको धन दिया जाता है और धन के बदले जब उसको कार्य, सेवा के बदले जब उसको धन मिलता है, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। और जब वो सैलरी प्रोवाइड की जाती थी, द ऑफिसर डिड नॉट एट द फर्स्ट हैव द एनी राइट ऑफ द ओनरशिप, यहाँ तक कि वहां के लोगों को इतना आर्थिक शोषण किया जाता था कि उनसे कार्य तो एक बहुत अधिक कराया जाता था, लेकिन उनसे सैलरी बहुत कम दी जाती थी। He could only claim the revenue from the land, यहाँ तक कि कभी कभी कुछ लोग जो अपनी जमीन गिरवी रख देते थे वह उनसे रेवेन्यू मतलब कर्ज के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वही चुकाने में रह जाते थे। बट दिस टाइम वी केम टू द मेडिवल पीरियड, जैसे कि मध्यकालीन युग की शुरुआत हुई, many such officers had begun to claim that on to the land as well, तो कुछ ऑफिसर ने ऐसी योजना बनाई कि जिसकी जमीन है वह उसके पास ही रहेगी। द सिस्टम ऑफ द पेइंग सैलरी बाय ग्रेड्स, और जो कार्य करेगा उसको एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। रेवेन्यू ऑफ द लैंड इंक्रीज इन द मेडिवल पीरियड, धीरे धीरे लैंड रेवेन्यू सिस्टम मेडिवल पीरियड में जागरूक हुआ और एक के बाद एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरू हो गया। पर्सन्स who receive such grants, that is the grati or the feudatories, came to the court by the various title of some of the which were Rai and the Thakur continue until recent times। जल्दी ही उसमें ठाकुर जो थे वो क्या करते थे, मजदूरों के प्रति एक्सप्लॉइटेशन करते थे, उनसे लैंड ले लेते थे और अपने मनमानी कर के हिसाब से कर लगाते थे और लोगों को परेशान किया करते थे। ओके, द गारंटी वर ऑफ द वेरियस काइंड, और जो उनकी गारंटी होती थी वो भिन्न भिन्न तरीके से दिया करते थे। सम वर ऑफिसर, कुछ ऐसे ऑफिसर होते थे, अदर वर लोकल चीफ, कुछ को मुख्य चीफ बना लेते थे, हु हैड बीन डिफीटेड इन बैटल, यदि तुम युद्ध में हार गए तो तुम्हारी जमीन हमारी हो जाएगी। बट वर अलाउड टू कीप देयर लैंड इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेड। Okay, another big group of the guarantee were the Brahmins and the learned men, who were often actually given the land as well as the right to the collect the revenue। और कुछ ऐसे होते थे, यदि तुमने जमीन के बदले कुछ धनराशि नहीं दी तो जमीन एक दिन हमारी हो जाएगी, अर्थात वो लैंड के को वापस रिटर्न नहीं करेंगे। From such grains called the 11 of the Brahmadeya grants had no further obligation to the king। कभी कभी
जो लोग होते थे वो राजाओं की इन बातों से सहमत नहीं हुआ करते थे, लेकिन उन्हें कारणवश जमीन देनी पड़ती थी। उसके बदले जब वो थोड़ा बहुत धन ले लेते थे और जब उसे समय आने पर नहीं चुका पाते थे तो वह उनसे जमीन भी छीन लिया जाया करती थी। दे एंड देयर फैमिलीज could live comfortable of the revenue, यहाँ तक कि उनका ऐसा मानना था यदि उन्होंने जमीन पट्टे पर दे दी अर्थात बटाई पर दी, रेवेन्यू कर दी, तो हो सकता है कि उनकी फैमिली आसानी से जीवन यापन कर दे। This was much the same situation as that of the ब्रह्मदेवा ग्रेट्स इन द साउथर्न इंडिया। उसी तरह साउथ इंडिया में जो ब्रह्मदेवा है उसके साथ भी यही सिचुएशन क्रिएट होती है। बट द अदर गारंटी डिड हैव फर्दर ओबिलाइजेशन टू द किंग, उसने भी अन्य राजाओं की गारंटी के आधार पर उनसे अपनी जमीन दे देता है। द गारंटी कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट, और जो जमीन की जो गारंटी होती है वो एक सीमांत के अनुसार दी जाती है। ही कैप्ट द मेजर पार्ट ऑफ इट हिमसेल्फ, और वह उसका मुख्य रोल प्ले करता है। बट ए स्मॉल पार्ट ऑफ द हेड टू सेंड टू द किंग, वह क्या करता था, उस जमीन का छोटा सा भाग राजा को दे दिया करता था। ही वॉज ऑल्सो ऑर्डर्ड टू द मेंटेन ट्रूप्स फॉर द किंग, जिससे राजा अपनी प्रजा की, अपनी सेना की सहायता के लिए वो जब उसको एक टुकड़ा दे देता था तो उससे, जिससे कि राजा की सैनिकों की सहायता आसानी से हो जाए। विच द किंग कुड डिमांड व्हेनेवर ही वांटेड, जैसे कि राजा चाहता था जो भी जमीन होती थी जब उसे लेता था वह उसका एक टुकड़ा अपनी सैन्य सेना के लिए रख लेता था। ओके, एज द नंबर ऑफ द गारंटीज इंक्रीज, जैसे जैसे गारंटी बढ़ती जाती थी, मोर एंड द मोर लैंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द गारंटीज, तो जो गारंटी के कागज होते, मतलब जो गारंटी होती थी वो बढ़ती चली जाती थी। Therefore, the total amount of the revenue which came to the king decreased, जल्दी ही जो भी जमीन का जो भी अमाउंट होती थी वो जल्दी ही एक दिन इतनी छोटी पड़ जाती थी कि सब राजा के अंतर्गत चली जाती थी। A district containing a large number of the villages would be the guarantee of the high officer, यहाँ तक कि गाँव में मुख्य रूप से जो जमीन की गारंटी दी जाती है वो मुख्य ऑफिसर द्वारा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ए मिनिस्टर, एक मंत्री द्वारा। सिंस इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू द कलेक्ट द रेवेन्यू हिमसेल्फ फॉर ऑल द विलेजर्स, ही वुड इन द टाइम ग्रेंट द विलेजर्स टू द पर्सन सबऑर्डिनेट टू हिम हु वुड कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट, और जब जमीन सीमांतकारों के अनुसार बटाई पर दी जाती थी तो उसका इतना मोटा कर्ज हो जाता था कि उनके हाथ में अब दोबारा जमीन वापस नहीं आती थी। Thus, a number of the intermediaries of the person coming in the between came into the extremes between the king and the peasant, राजा और सीमांतकारों के बीच में जो इंटरमीडिएटर्स होते थे वो सारी गरीबों की जमीन को खा जाया करते थे, अर्थात उन तक कुछ भी नहीं पहुंचा पाते थे। ओके, नेक्स्ट है दिस चेंज इन द सिस्टम ऑफ द रेवेन्यू, जब इस रेवेन्यू सिस्टम में कुछ परिवर्तन किया गया तो कलेक्शन रिजल्टेड इन मैनी अदर चेंजेस, तो जो भी इनसे लैंड रेवेन्यू से जो भी कलेक्शन होता था उसमें कुछ ना कुछ सुधार किया गया। द ऑफिसर्स वर नॉट लेस डिपेंडेंट ऑन द किंग, अब जो ऑफिसर थे वो राजाओं पर आधारित नहीं थे। दोज who had large land of the land often behaved like independent, अब ऑफिसर खुद देखता था कि लोगों के पास कितनी जमीन है और उसने कितनी जमीन हायर की है। इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक, द पीजेंट हु कल्टिवेटेड द लैंड, पीजेंट सीमांतकार जो जमीन को बोते हैं, बिगिन टू पे मोर अटेंशन टू द फेडरलीज सिंस दे वर द वंस हैड द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द पीजेंट, और पीजेंट सीमांतकारों के अनुसार उस पर जमीन बोना और जमीन की देखरेख करना और जमीन से जो प्राप्त होता था वह स्वतंत्र होकर उस कार्य को कर सकते थे। इन द अर्ली पीरियड द ऑफिसर हैड कलेक्टेड द रेवेन्यू इन द नेम ऑफ द किंग, जल्दी ही जो सीमांतकार होते थे जब लैंड रेवेन्यू किया जाता था, जब राजा को पता चलता था, नाउ द रेवेन्यू वाज बीइंग कलेक्टेड इन द नेम ऑफ द ऑफिसर, तो जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता था वो ऑफिसर के नाम पर कलेक्ट किया जाता था।
सो द किंग बिकेम समवन हु लिव्ड अवे, और उसके बाद उसमें से बची हुई धनराशि कुछ राजा को दी जाती थी, एंड हैड लिटिल टू डू विद द पीजेंट, और कुछ थोड़ा बहुत धन सीमांतकारों को भी दिया जाता था। प्रीवियसली ऑल द रेवेन्यू हैड गॉन टू द किंग, जैसे कि यह प्रणाली खत्म हुई, सो ही वांटेड टू बिल्ड ए लार्ज स्ट्रॉन्ग आर्मी, जल्दी ही राजा ने उस धन से एक बहुत बड़ी सेना बना डाली थी। He could spend and the extra amount from the revenue on the army, और जो भी लैंड रेवेन्यू से जो भी वेल्थ धन आता था उस पर अतिरिक्त खर्च करके उन्होंने एक बहुत अच्छी सेना का निर्माण कर दिया था। This was one reason why the kingdoms of the north could not defend themselves properly against the Turkish attacks. Okay, next है the relationship between the king, जो भी एक संबंध बनाया गया किसकी बिटवीन किंग और द फौजदारी बिकेम्स अ डिफिकल्ट वन। ओके, राजा और फौजदारियों के बीच में क्या किया गया, रिलेशनशिप स्थापित किया गया। द किंग वाज सपोज्ड टू हैव कंट्रोल ओवर द फेड्यूटरीज, राजा को जल्दी उस फौजदारी के ऊपर जब कंट्रोल करना होता था, बट दे कुड बी द ट्रबलसम, तो उसे कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता था। उसकी इच्छा थी ए फेड्यूटरी कुड वीकन इन द पोजीशन ऑफ द किंग, जल्दी ही राजा की जो दशा है वो कमजोर पड़ जाए। इफ ही वाज स्लो इन द सेंडिंग द किंग शेयर द रेवेन्यू, की जिससे राजा को हमें लैंड का रेवेन्यू का पार्ट शेयर ना करना पड़े। ही चीटेड इन द सप्लाइंग ट्रूप्स इन द किंग, और राजा जो भी हमारे पास सप्लाई पार्ट होता है उसमें धोखा दे दिया जाए। वह देवन नीडेड, जितने उसे जरूरत हो उतना दिया जाए, बाकी अन्य ज्यादा धन राजा को न दिया जाए। द मोर द किंग डिपेंडेंट ऑन द टोरी, जल्दी ही राजा टोरी पर क्या होता था, निर्भर होता था। बट दिस रेयरली हैपेंड बिकॉज द फेड्यूटरी वॉज यूजली पावरफुल, वास्तविक रूप से जो फौजदारी थी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे अपेक्षा राजा के। Thus the king had to be very careful in the dealing with him, लेकिन राजा भी बड़ी समझदारी से उनके साथ डीलिंग तय करता था और अपने जो भी उसका शेयर होता था लैंड रेवेन्यू से वह उसे प्राप्त कर ही मानता था। द फेड्यूटरीज वर वेरी जेलस ऑफ द ईच अदर, जो फेड्यूटरीज होते थे वो अक्सर एक दूसरे से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते थे। ऑल्दो दे वर ऑल द वर्किंग फॉर द सेम वे, वो राजा की तरह कार्य तो करते थे, बट दे वर ऑफ्टन रिबेलिंग, लेकिन एक दूसरे से अक्सर बदला लेने की सोचते थे। द रिबेलरी लीड टू द मैनी वॉर्स, कभी कभी तो कई बार बदले के कारण कई बार वो आपस में लड़ भी पड़ते थे। दे वर द क्विक टू टेक ऑफेंस इफ एनीथिंग अनप्लीजेंट वाज सेड और डन, यहाँ तक कि जल्दी ही युद्ध में किए गए ऐसे कार्य जिन पर वो अपना उनसे धन लूट सके उनकी ऐसी इच्छा होती थी, बाकी के प्रति वो लड़ाई कर दिया करते थे। एवरी डिस्प्यूट वाज सेटल्ड थ्रू ए फाइट, अक्सर जब वो अपना जो भी कार्य करते थे उसे झगड़ा के द्वारा ही निपटाते थे। either a challenging from one the feudatory or the another or else a battle, अक्सर उनका कार्य युद्ध आपस में लड़ाना और उनकी दोनों तरफ से धन संपत्ति को छीनकर अपना कब्जा करना उनका ऐसा उद्देश्य था। फाइटिंग was also a meaning of the showing off, यहाँ तक कि झगड़ना उनका सबसे मुख्य कार्यों में से एक था। Therefore it often became a useless way to the spending revenue, और जल्दी ही वह एक के बाद एक अपने कार्य को रेवेन्यू करते रहते थे, अपना समय उसी में बिताते थे और मोस्टली झगड़ा कराते रहते थे। When a feudatory felt that he had become powerful enough, जब उन जागीरदारों को यह महसूस होने लगा कि वो जल्दी ही एक शक्तिशाली साम्राज्य बना रहे हैं, he would declare his independence from the reigning kings and set up his own kingdom, जल्दी ही उन्होंने राजाओं को भी साम्राज्य से बाहर कर दिया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। Often the king was too big, क्योंकि राजा उनके
ऐसे कारनामों से बहुत ज्यादा कमजोर में हो गए थे एंड द कुड डू लिटिल टू द स्टॉप द फेड्यूटरी, और जल्दी ही वो छोटे मोटे सीमांतकारों का कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। Thus, the Rajput who begins in the feudatories of the Chalukyas, उसके बाद चालुक्यास वंश की स्थापना की गई राजपूतों ने, जो कि जागीरदारों को सीमित करने में लग गए। declare their independence and finally overthrew the Chalukyas, उसके बाद उन्होंने चालुक्य वंश की स्थापना की और चालुक्यों का साम्राज्य वहां पर स्थापित करा दिया। They were in turn overthrown by their feudatories. The later Chalukyas, similarly the Chandela, declared their independence from the Pathiras, और उसके बाद उन्होंने जल्दी ही चालुक्य, उसके बाद चंदेला वंश और एक आजाद पृथ्वीराज का निर्माण भी कराया। In the same way, the Chauls in the south had began as the feudatories. Okay, when feudatory wished to declare his independence, जल्दी ही जो जागीरदार थे, जैसे ही उन्होंने अपने राज्य को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया, उसी के आधार पर ही यूज्ड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा धीराजा, द किंग ऑफ द किंग्स, यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को महाराजा धीराजा की उपाधि से नवाजा, जो राजाओं पे भी राजा माना जाता था। ऑफ कोर्स दीज टाइटल्स वर नॉट प्रिसाइज, लेकिन ये जो टाइटल था वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाया, बट दे साउंडेड इम्प्रेसिव, ये है भले ही इफेक्टिव हो, इम्प्रेसिव हो, लेकिन वह जागीरदारों पर ज्यादा कार्य नहीं कर पाया। द पीपल हु सफर्ड मोस्ट इन द सिस्टम वर द पीजेंट, जल्दी ही सीमांतकारों ने जब उनको देखा उनकी ये जो जागीरदार है ये ज्यादा गलत कार्य कर रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ऑफ्टन द फेड्यूल लॉर्ड मेड द पीजेंट पे एक्स्ट्रा टैक्सेस टू, तो उन्होंने क्या किया, उन सीमांतकारों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उन पर कर लगा लिए, सच एज टैक्स ऑन द यूजिंग वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई पर भी कर, रोड्स पर भी और मिल्स पर भी कर शुरू कर दिए। द पीजेंट कुड नॉट अपील टू द किंग, और जल्दी ही जो सीमांतकार थे उनसे कह देगा कि वो राजा से कोई अपील नहीं करेगा, बिकॉज द किंग्स पावर ओवर द फेड्यूटरी वाज लिमिटेड, क्योंकि राजा के पास भी जो जागीरदारी सिस्टम है वो भी एक सीमित है। इन दीज कंडीशंस इट मेड लिटिल डिफरेंस टू हिम वेदर द किंग वाज अ राजपूत और अ तुर्क, जल्दी ही राजाओं ने राजपूत और तुर्कियों का सहारा लिया, एंड द पीजेंट जस्ट वेंट ऑन द वर्किंग हार्डर एंड हार्डर, और बहुत कठिन कार्य करते हुए, बट रिमेन्ड जनरली पुअर, लेकिन वास्तविक रूप से उनके राजाओं की दशा ऐसी हो गई थी, वो बहुत ज्यादा पुअरेबल हो चुके थे, क्योंकि जागीरदारों ने राजाओं से सारे अधिकार उनसे छीन लिए थे। ओके, आगे है इनसिग्निफिकेंस ऑफ द गौरी इन्वेंशंस। Mahmud Ghori's inventions are always of great significance in the medieval history of India. Number first, invention of the Ghori laid the foundation of the Muslim rule in India. सबसे पहले जब मोहम्मद गोरी का भारत में साम्राज्य हुआ, तो उन्होंने पूरे भारत में मुस्लिम शासन कर दिया था। These Muslim conquest of the India lead to the end of the multi-state system in India. जल्दी ही भारत के कुछ क्षेत्रों में मल्टी स्टेट सिस्टम प्रणाली भी शुरू की गई, क्योंकि कहीं पर भारतीय, कहीं पर हिंदू, कहीं पर मुस्लिम शासन की शुरुआत हो गई थी। The invasions of the India by the Muslim, जब मुस्लिमों द्वारा भारत पर साम्राज्य स्थापित कर लिया गया, lead to the beginning of the centralized political administration under the monarch, which was the political right of the Muhammad Ghori. तो जितने भी राजनीतिक कायदे नियम थे वो सब मोहम्मद गोरी द्वारा बनाए गए। आगे during the inventions of India, trade received new inputs, यहाँ तक कि व्यापारों को भी एक नया रूप दिया गया। India got connected to the outer एसिटिक वर्ल्ड आफ्टर द गोरी इन्वेंशन, यहाँ तक कि भारत को
गौरी के दिए गए अनुसार उसे बाहर के कार्यों को सौंपा गया। उन्होंने देखा कि भारत आसानी से समुद्र के जरिए अन्य देशों से व्यापार कर सकता है, इसलिए गौरी ने पूरे भारत पर अपना शासन जमा लिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले, द इन्वेंशन प्रूव्ड द वीकनेस एंड द इनकेपेबिलिटीज ऑफ द हिंदू रूलर। उन्होंने जो भी हिंदू शासक थे, जो गरीब थे, इनकेपेबल थे, उनको हटा करके अपना साम्राज्य स्थापित किया। एंड द प्रोटेक्टिंग देयर द टेरिटरीज फ्रॉम द फॉरेन कंक्वेस्ट, और विदेशी यात्रियों को अपने भारत में प्रोत्साहन दिया। गौरी इन्वेंशंस लीड टू द ग्रोथ ऑफ द न्यू डायनेस्ट, और गौरी ने एक नए वंश की स्थापना की जिसे स्लेवरी डायनेस्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट है सोसाइटी। इन द स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द किंग्स पोजीशन वाज सुप्रीम, जो राजाओं की जो दशा थी वो बहुत ज्यादा सुप्रीम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन से ही हैड बिकेम वीकर। हर तरीके से वो कैसे हो गए थे, राजा बहुत ज्यादा वीक, कमजोर हो गए थे। नाउ एज इट कंपेयर टू द अर्लियर पीरियड, किंग्स लिव्ड ए ग्रेट पॉम्प एंड द शो। केवल राजाओं के पास कैसे बचे थे, एक हर्ष और उल्लास के साथ। मच ऑफ देयर इनकम वाज स्पेंट इन द बिल्डिंग ब्यूटीफुल प्लेसेस, क्योंकि राजाओं की जो मुख्य इनकम थी वो किसमें खर्च हो गई थी, सुंदर सुंदर महल बनाने में, मंदिर बनाने में, इन द वियरिंग कॉस्टली क्लॉथ्स, और कपड़े गहने पहनने में आदि में उन्होंने अधिक से अधिक धनराशि इसी में खर्च कर दी थी। एंड द लाइफ ऑफ द कोर्ट, और राज दरबारी जीवन जीने में। द फैशंस सेट बाय द किंग वर कॉपीड बाय द फेड्यूटरीज, और उस जागीरदारों ने भी राजाओं को कॉपी करने के लिए, राजा बनने के लिए ये सब प्रथा शुरू कर दी थी। फेड्यूटरीज एंड द वेल्दी ब्राह्मण्स अटेंडेड द कोर्ट ऑफ द किंग, जल्दी ही जागीर और ब्राह्मण जब दरबार में आते थे। Many of them were rich, उनमें से कुछ तो बहुत अमीर, and the powerful since they too were the grantees and the outland, और कुछ बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें भी होती थी। They got more revenue from the land since they kept all over it from the themselves and did not have to pay taxes to the king, और यहाँ तक कि जब वह राजाओं को जमीन प्रोवाइड करते थे फॉर हेल्प के लिए, तो उस पर बहुत मोटा कर लगा देते थे, जिससे राजा आसानी से उस कर को नहीं चुका पाए। लैंड ओनिंग ब्राह्मण्स लिव्ड ए ग्रेट कंफर्ट एज दे डिड नॉट इवन कल्टीवेट लैंड, यहाँ तक कि उस समय में पंडित और जागीरदार सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीते थे, क्योंकि उन्हें ना किसी के लेने और देने की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। इट वॉज कल्टिवेटेड बाय द पीजेंट फॉर देम, यहाँ तक कि मुख्य रूप से जो जमीन बोई जाती थी वो सीमांत द्वारा दी जाती थी। इन रिटर्न फॉर द लैंड, यदि जमीन को वापसी दी जाती थी तो दे कंडक्टेड द रिलीजियस सेरेमनीज इन द रिचुअल फॉर द किंग, तो राजा के द्वारा बनाए गए कायदे कानून इतने सख्त थे कि वह आसानी से उसे रिटर्न भी नहीं कर पाता था। सम ऑल्सो wrote biographies of the king and the histories of the kingdoms or poems in the praise of a king. A number of the Brahmins were also employed as officers. Okay, people living in the towns were still mainly artisans and the traders. Trade with the Meridians war in the Western Asia was well developed. यहाँ तक कि मुख्य रूप से जो व्यापार था वो मेडिटेरियन सी से और वेस्टर्न एशिया के मध्य सी रूट के द्वारा किया जाता था। ड्यू टू द अरब ट्रेडर्स लिविंग ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडियन गुड्स वर आल्सो बीइंग सेंट टू टाउन्स, जो भारत का माल होता था उन्हें टाउन्स में, ईस्ट अफ्रीका के टाउन्स में भेजा जाता था। इंडिया एक्सपोर्ट सैफरन, सिल्क, कॉटन एंड द वूलन क्लॉथ, प्रीशियस स्टोन, स्कैंडेड वुड एंड द स्पाइसेस का क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम विच वाज ब्रॉट इनटू इंडिया वर हॉर्सेस, और यहाँ तक कि भारत से सबसे ज्यादा मुख्य चीज खरीदी जाती थी वो थी घोड़ा। These came from Central Asia
फ्रॉम द अरेबिया, तो जो आता था वो कहाँ से आता था, सेंट्रल एशिया से या फिर अरबिया से। एंड द ग्रेट इंडियन मर्चेंट पेड हाफ पीस फॉर गुड हॉर्सेस, यहाँ तक कि और भारतीय जो लोग होते थे वह उसे एक अच्छे दामों में खरीदते थे। अर्थात अपने यहाँ का, अपने भारत की व्यवस्था, अपने भारत का सामान, वो रे मटेरियल जब अन्य देशों को बेचते थे तो उससे निर्मित सामान और उसकी गुड क्वालिटी वापस से जब भारत में आकर बिकती थी वह उसका उच्च मूल्य लेते थे। वाइन and the dates were also imported in the large amount of the Western Asia। सबसे ज्यादा वेस्टर्न एशिया में जो क्या किया जाता था, सामान भेजा जाता था, वो भेजा जाता वाइन और डेट्स भेजी जाती थी। Among all the groups in the society, the शूद्र had the most difficult life। जो शूद्रों का जीवन था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लाइफ थी, बिकॉज they were the poorest, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। Because most of them were either cultivators or the peasant, या तो वो सीमांतकार होते थे या फिर कोई क्या होते थे, कल्टीवेटर अर्थात मजदूर होते थे। ऑल ओवर द वर्ल्ड एट दिस टाइम, यहाँ तक कि पूरे संसार में उस समय द पीजेंट वर बैडली ट्रीटेड, सीमांतकारों के साथ अर्थात मजदूरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। द serfs in the Europe and the peasant in China are suffered. They had very few rights and they could not appear to anyone। उन लोगों को अधिकार नहीं दिया जाता था, केवल उनको हार्डशिप मतलब उनको कठिन से कठिन काम करने के लिए दिया जाता था। To anyone or the protest against the hardship which they had to bear, और वह उन्हें सहन करना होता था। In India, they were also looked down upon because of their low castes। लेकिन भारत में लो कास्ट अधिक होने के कारण वहां पर लॉकडाउन की स्थिति क्रिएट हो जाती थी कि जब कोई बड़ा जमींदार निकलेगा तो ये लो कास्ट वाले सामने नहीं आएंगे। बट इवन दिस वाज द सेल्डम पॉसिबल, यहाँ तक कि वो लोग इतने स्वार्थी थे, अपने स्वार्थ के लिए वो मजदूरी कराते थे, लेकिन उनके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देते थे। They tried to run away to a different part of the country। जब वो थक चुके थे और वह भाग गए थे, भारत के दूसरे क्षेत्र में चले गए थे। बट इवन दिस वाज सेल्डम पॉसिबल। अपार्ट फ्रॉम द शूद्रा देयर वर द अनटचेबल लेबल्स हु कंटिन्यू टू डू द लवली वर्क। यहाँ तक कि उनको उनके कार्य के बदले बहुत कम धनराशि देते थे और उनके बदले उनसे ज्यादा काम कराया जाता था। ओके, नेक्स्ट है रिलीजियस कंडीशन। इवन बिफोर मोहम्मद गोरी, Islam had became popular in Sindh, Multan and the Lahore etc. In the rest of the India, Hinduism prevailed। जैसे जैसे हिंदुत्व की भावना जागृत हो रही थी with the efforts of the Sankaracharya, Ramanujarya and the Kumarli Bhatt, महादेवनाचार्य etc. इन लोगों ने क्या किया, हिंदुत्व की भावना को जागृत करना शुरू कर दिया था। Hinduism had just been the renovated, क्योंकि जो हिंदुस्तान था वो कैसा था, वो अभी आधा सोया हुआ था। अदर रिलीजियस वर बुद्धिज्म, कुछ धर्म जैसे बुद्धिज्म के थे, जैन धर्म के थे, बट बोथ ऑफ देम वर डिक्लाइनिंग, लेकिन वो भी धीरे धीरे घटते जा रहे थे। मैनी ऑर्थोडॉक्स पीपल बिलीव दैट, लेकिन लोगों को ऐसा विश्वास था कि God will come to there at the time of the forward danger, कि भगवान आएंगे, युद्ध करेंगे और हमें इस खतरे से बचाएंगे। In the 12th century, a progressive and the popular movement started in India। जैसे कि एक प्रोग्रेसिव, एक विकसित आंदोलन शुरू हुआ भारत में, जिसे नाम दिया गया लिंगायट्स, who were the devotee of the Lord Shiva। इसमें लिंगराज में वो लोग आते थे जो भगवान शिव को मानने वाले थे। दे स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज्ड द कास्ट सिस्टम, यहाँ तक कि वो जातिवाद के विरोधी थे। एंड द बॉयकॉटेड प्रैक्टिस, और विदेशी चीजों का बहिष्कार करने वाले थे। लाइक सेक्रीफाइस, कीपिंग फास्ट एंड गोइंग ऑन द पिलग्रिमेज। इन सोशल स्फीयर दे अपोज्ड चाइल्ड मैरिज एंड द सपोर्टेड विडो मैरिज, यहाँ तक कि बाल प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह के क्या थे,
सपोर्ट में थे, अर्थात है ना, तब वो धीरे धीरे हिंदुत्व की भावना को जगा रहे थे। एजुकेशन एंड द लर्निंग, द ब्राह्मण्स वर रेस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द परफॉर्मिंग द रिलीजियस सेरेमनी। भारत में जो ब्राह्मण जनजाति होती थी वो केवल शिक्षित धर्म को ही भावित करने वाली नहीं थी, बल्कि फॉर द टीचिंग, वह उन्हें एक अच्छा सिद्धांत और तरीका भी सिखाती थी। द स्कूल्स वर हेल्ड इन द टेम्पल्स, यहाँ तक जो स्कूल होते थे मुख्य रूप से मंदिरों में बनाए जाते थे। वेयर द हायर कास्ट चिल्ड्रन वर टॉट, जहाँ पर उच्च श्रेणी के बच्चों को पढ़ाया जा सके। मोस्ट ऑफ देम लर्न संस्कृत एंड द मैथमेटिक्स and read the religious books at Nalanda in Bihar. There was a famous Buddhist monastery and the university. जिस तरह बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो बुद्धिस्ट की सबसे मुख्य तक्षशिला, सबसे मुख्य यूनिवर्सिटी है, उसी तरह इन द गुप्त पीरियड में देयर हैड बीन ए कीन इंटरेस्ट इन ऑल द एक्सेप्ट ऑफ द लर्निंग। उसे मुख्य रूप से एक जागरूकता मिली जो लोगों को लर्निंग स्पेशली इन द साइंस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बट द इंटरेस्ट इन द साइंस वाज नाउ डिक्लाइनिंग, धीरे धीरे जब देखा लोगों में साइंस का जो क्रेज था वो धीरे धीरे डिक्लाइन घट रहा है। इंडियन स्कॉलर्स वर नॉट इंटरेस्टेड, इंडियन जो विद्वान है वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है इन मेकिंग न्यू डिस्कवरीज में, तो दे वर कंटेंट to go on the repeating what were the already known। तो उन्होंने ऐसे कार्य करने शुरू किए जिससे लोगों में भावना जाग सके और वह नई नई खोजें करना शुरू कर दे। Even the knowledge that they had, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जा रही थी, was often used for the wrong purpose, लेकिन उन सभी का यह था कि जैसे जैसे ज्ञान तो बढ़ रहा है लेकिन वो एक गलत दिशा में न मुड़ जाए। तो व्हाट वर, फॉर एग्जाम्पल द डिस्कवरीज मेड बाय द आर्यभट्ट, जिस तरह एस्ट्रोनॉमी में आर्यभट्ट ने नई खोज की, वर नॉट यूज इन द ऑर्डर टू मेक फर्दर डिस्कवरी, तो उन्होंने उसको सही जगह प्रयोग किया बल्कि उसका मिसयूज नहीं किया। अबाउट एस्ट्रोलॉजी, अबाउट द अर्थ, जैसे पृथ्वी में, सन में एंड द यूनिवर्स में, इंस्टीड दे वर मिक्स्ड ऑफ द इग्नोरेंट, यहाँ तक कि वो अनभिज्ञ थे किससे, सुपरस्टिशियस आइडियाज अबाउट एस्ट्रोलॉजी। ओके, द नॉलेज ऑफ द इंडियन पीपल इन द मेडिवल फील्ड had been world famous, but addition of the new knowledge in this subject was stopped because it was said that anyone who touched a dead body would lose caste। अर्थात ऐसा माना जाता था जिस तरह एक लो कास्ट का व्यक्ति कोई मर गया यदि उसे छूने से भी जितना पाप लगता है हम अज्ञान हो जाएंगे, उसी तरह उन्होंने डिस्कवरी करनी शुरू की लेकिन अन्य क्षेत्रों में खोजें करना शुरू नहीं किया। देयर वाज द ऑलमोस्ट अनफॉर्चुनेट, यह उनका दुर्भाग्य था क्योंकि इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के यदि अन्य क्षेत्रों में देखा जाए, स्पेशली इन द अरब कंट्रीज एंड इन चाइना, देयर वाज ए ग्रेट एडवांसमेंट इन नॉलेज, क्योंकि इन क्षेत्रों में ज्ञान का एक अतुलनीय भंडार मिलता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया was therefore getting left behind। फिर भी ज्ञान के मामले में हमारा भारत पीछे दिशा में चल रहा है। उसी तरह संस्कृत was the language of the learning art of the literature, जिस तरह संस्कृत हमारी साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक सीखी जाने वाली भाषा है। Perhaps the most popular word in संस्कृत, मुख्य रूप से जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो संस्कृत के ही शब्द हैं। Was the कथा सरिता सागर, जिसे कथा सरिता सागर से लिया गया है। एक कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज, यह कहानियों का एक भंडार है या किताब है। बायोग्राफीज ऑफ किंग, इसमें राजाओं की बायोग्राफी है। सच एज द बिहाना विक्रमादेवा चक्रिता। दूसरा, कल्हाना रिमार्केबल हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर कॉल्ड द राजा तरंगिनी was written in the 12th century। The
worship of Lord Krishna had increased in northern India, and the story of the love of Radha and Krishna was very popular. Many poems were written on this theme, and the Jayadeva Gita Govinda was one of them. यहाँ तक कि जो सबसे ज्यादा मुख्य कविता है वो है जयदेवा गीता गोविंदा, ठीक है। और कुछ प्रमुख कहानियां जैसे राधा कृष्ण की कहानियां इनमें फेमस है। उसी तरह आगे है, इन एडिशन टू संस्कृत, यदि संस्कृत भाषा को जोड़ा जाए, अदर लैंग्वेज वर डेवलपिंग, तो दूसरी भाषा भी धीरे धीरे विकासशील हो रही है, अर्थात विकास की दिशा में बढ़ रही है। These were to become the languages which we are familiar today as a regional language। जिस तरह हमारी जो धार्मिक भाषा होती है वो हमारी संस्कृति पर आधारित होती है। The arose out of the अपरभाषा languages spoken by the common people। जिस तरह अपार भाषा जो भाषा है वो सामान्य लोगों द्वारा जो बोली जाती है। अपरभाषा literally means something which is broken or the cooked in return of the language of the people as against classical Sanskrit। जिस तरह अपरभाषा जो भाषा है वह ऐसे शब्द हैं जो अच्छी तरह से निकाले पकाए गए हैं और संस्कृत में से छाटे गए हैं। which was the language of the educated higher caste। यहाँ तक कि यह भाषा उच्च शिक्षित वर्ग में अक्सर बोली जाती थी। The early forms of the Marathi and the Gujarati were being spoken in the Western India and Bengali in the Eastern India। Okay. Next है architecture and the paintings। Every important kings and every powerful feudatory built the temples। There are the hundred of temples, small and the big। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा मुख्य है राजाओं का और उनके द्वारा बनाए जाने वाले मंदिरों का निर्माण अतुलनीय है। यहाँ जिस तरह सोयो मंदिर छोटे बड़े और का निर्माण कराया गया उस समय इन ओडिशा। द मोर इम्प्रेसिव लुकिंग वॉन्स आर दोज ऑफ पुरी। जिस तरह ओडिशा का जो पुरी में मंदिर है वो इतना बड़ा है कि उसकी जो कलाकारी है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है उस पीरियड को दर्शाने में। एंड द भुवनेश्वर एंड द सन टेम्पल, उसी तरह भुवनेश्वर और सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है वो एक अपने आप में एक अद्भुत छवि रखती है। द टेम्पल्स एट द खजुराहो इन द सेंट्रल एशिया, और मध्य भारत में खजुराहो का जो मंदिर है वर बिल्ट बाय द चंदेला किंग, जो कि चंदेला राजाओं द्वारा बनवाया गया था। राजस्थान एंड द गुजरात आल्सो बोस्टेड ऑफ द मैनी फाइन टेम्पल्स। यहाँ तक कि राजस्थान और गुजरात में इसी से मिलते जुलते थे कुछ मंदिरों का निर्माण कराया गया। एट माउंट आबू इन राजस्थान देयर इज ए ग्रुप ऑफ द जैन टेम्पल्स। उसी तरह जो जैन धर्म के मंदिर होते हैं जो इन्हें बनाया गया इन विच व्हाइट मार्बल से मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू आइदर, जो डेडिकेट करते हैं शिवा और विष्णु को। ओके। नेक्स्ट है पाला किंग्स वर पैट्रन्स ऑन द बुद्धिस्ट एंड द हिंदूज। जो पाल राजा होते हैं वो लगभग बुद्धिज्म और जैन धर्म को मानने वाले होते हैं। Their religious building were ornated with the images of the warriors, that is either made of the bronze or carved from a local black stone। यहाँ तक कि उनकी जो भगवान की जो मंदिर की मूर्तियां होती हैं उस समय की या तो ब्रॉन्ज से बनी हुई है या फिर अन्य लोकल ब्लैक स्टोन से बनी है। Many of these images have been found in the neighborhood of नालंदा। यहाँ तक कि उनके पड़ोस में जो नालंदा है वहां पर भी भगवान की पूजा के लिए मूर्तियों की इमेजेस को तैयार किया जाता है। उसी तरह अपार्ट फ्रॉम द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स एंड द आर्ट ऑफ द पेंटिंग वाज आल्सो प्रैक्टिस्ड। द older traditions of the mural paintings continued to be used to decorate the walls of the temples and places। उसी तरह मंदिरों की दीवारों में महलों को जब बहुत सुंदर कलाकृति से सजाया गया, उसी तरह there was another type of the painting
और जो पेंटिंग का दूसरा मुख्य भाग था which was to became extremely popular in the later period of the Mughal, तो मुगलों के शासनकाल में जब उन मंदिरों को देखा गया, उनकी कलाकृति देखी गई, तो मुगलों ने this was the miniature painting, that is the painting a small picture as an illustrations to book. तो जल्दी उन्होंने इसकी ज्यादा ख्याति न हो तो उनको एक तरीके से किताब के अनुसार उसमें बंद कर दिया गया। द जैना मॉन्क्स ऑफ द वेस्टर्न इंडिया एंड द बुद्धिस्ट इन नेपाल, जिस तरह पश्चिमी भारत में जैन धर्म का और नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, उसी तरह ईस्ट इंडिया वर वेरी फॉन्ड ऑफ द इलस्ट्रेटिंग देयर मैन्युस्क्रिप्ट। उसी तरह पूर्वी भारत में भी इसका जो कला का साहित्य, जो कला था, वो एक बहुत बड़े नमूने पर थे। दे पेंटेड स्मॉल पिक्चर्स ऑन द पाल्म लीफ, यहाँ तक कि उसमें पाल्म लीफ पर छोटी छोटी इमेजेस को दर्शाया गया। शोइंग द सीन्स डिस्क्राइब इन द टेक्स्ट, ऐसा लगता था कि एक दृश्य दूसरे दृश्य के आगे की कहानी को डिस्क्राइब कर रहा है। एट फर्स्ट द पिक्चर्स वर सिंपल बट slowly they began to put in more and more details and colors until each picture became a fine painting in itself. Okay, the period from 880 to 1200 AD saw many changes in the social and the economic life. जल्दी ही 800 से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य जो भी आर्थिक जीवन व्यवस्थित हुआ, उसमें जो भी घटा, तो these changes created new patterns of living, तो लोगों ने अपने जीवन को एक नए रूप में ढालना शुरू कर दिया। It was also the period we saw the similar things happening in the north and the southern India, यहाँ तक कि उन कलाकृतियों में जो नॉर्थ और साउथ की जो भी जीवन यापन की घटना है उनको दर्शाया गया था। This plot was various parts of the subcontinent closer together, और सब चीजें एक दूसरे से संबंधित होती हैं। The strength was the strength ruled the Turkish and the Afghans ruler who dreamed of the ruling over the entire India. उसी तरह तुर्की का और अफगानों का ऐसा मानना था कि वो जल्दी ही भारत को अपने साम्राज्य में अर्थात भारत पर शासन स्थापित कर लेंगे, क्योंकि भारत में ऐसी अतुलनीय चीज थी जिन पर शासन करना उनके बस में आसान नहीं था। Okay, that kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.